Everyone, I hope so. You will be fine, or I'm also fine. And yesterday we discussed on how language is formed, and three how conjunction works to connect our sentence. Clear? For your kind information, we discussed in first class I discussed that how sentences are formed. In second class I discussed that how sentences are connected, and after connection of sentence language is developed. सेंटेंस के कनेक्शन के बाद जब हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। जो मैंने कल बात किया था कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारी समस्या है। आई वुड लाइक टू से, क्योंकि हमारी जो हिंदी इंग्लिश जो लिखी जाती है वो असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग लिखी जाती है। क्लियर? और मैंने क्या बोला था इन प्रीवियस क्लास आई मेड इट क्लियर। मैंने यही बोला था कि जो हमारे जितनी भी सेंटेंस हम बोलते हैं, वट एवर सेंटेंस वी एक्सप्रेस, 100% सेंटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड आइदर टेंस बेस्ड, सेंस बेस्ड, इन्फिनेटिव बेस्ड or imperative based. I mean to clear here, whatever sentence we express either in Hindi or in any language, basically all sentences are expressed either tense based, sense based, infinitive based or imperative based. And since childhood you have been studying what is tense. Action word is called tense. Showing position is called tense. To express any happening is tense. To show a state is tense. Clear? And verb, actually it is definition of verb, and verb is changed according to time. That's the reason it is called time and tense. सो आज हम लोग टाइम एंड टेंस की बात नहीं करने जा रहे, ना ही हम सेंस का मतलब मूड, हम जो कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट का यूज करते हैं उसकी भी बातें मैं नहीं करने जा रहा। इन्फिनिटिव, जस्ट मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब अगर मैं टेंस की बात करूँ तो मैं जाता हूँ, और मैं जा सकता हूँ, मैं जाने को हूँ, या मैं जाने वाला हूँ, और तुम जाओ। देखो भैया यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रेजेंटिंग डेफिनिट के आई गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तुम जाओ, यू गो। क्लियर? तो मैं पहली सेंटेंस किस में डाला? टेंस में डाला। दूसरी सेंटेंस किस में डाला? सेंस में डाला, जिसको हम मूड अप एक्चुअली मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब शोज मूड। क्या मैं कहना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब शोज मूड, ये मूड को दिखाता है। इन्फिनिटिव इट इज़ V1। इन्फिनेटिव क्या होता है? V या V1 होता है। और इम्परेटिव इट शोज एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन एज वेल एज एडवाइस। क्लियर? तो हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, और लैंग्वेज किसके आधार पर लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी? कंजंक्शन के आधार पर होगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस के आधार पर होगी। और क्यों मेरे कहने का मतलब है कि जो हम सेंटेंस की डेवलपमेंट, मैंने क्या पढ़ाया था? अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर डेवलप्स वर्ड्स, सेट ऑफ लेटर डेवलप्स। हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो मैंने कहा था 1। और सेट ऑफ लेटर क्या है? वो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट 1 होता है, बट इट इज़ हैविंग सेट ऑफ लेटर। क्लियर? दैट इज़ कल वर्णमाला, जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं। तो 1 होते हैं। सेट ऑफ लेटर डेवलप्स मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड्स डेवलप पार्ट्स ऑफ स्पीच। आफ्टर meaningful words develop, actually whatever meaningful words are developed, these are the parts of speech. जो meaningful words होते हैं वो हमारे parts of speech होते हैं। और collection of meaningful words develops sentence, and connection of sentence, connectivity of sentence. After connection of sentence, it means after connecting sentences we develop language। हम भाषा का निर्माण करते हैं। क्लियर? मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छा नहीं, लेकिन तुम अच्छा नहीं हो। आई एम गुड बट यू आर नॉट गुड। आई एम गुड बट यू आर नॉट गुड। यहाँ बट के हमारा कन्वेंशन है। तुम जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा सकता। यू कैन गो बट आई कांट गो। तुम समझ सकते हो लेकिन मैं नहीं समझ सकता। यू कैन अंडरस्टैंड बट आई कांट अंडरस्टैंड।
आपको बोलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो शांत रहना चाहिए। यू शुड स्पीक बट आई शुडंट स्पीक, आई शुड बी मम। आर यू गेटिंग ऑन टू? तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने पहले जो सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात किया था किसकी कैसे लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, कैसे कंजंक्शन हमारे सेंटेंस को जोड़ते हैं और लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो मैंने एक स्टेटमेंट, छोटी सी स्टेटमेंट बनाई थी, एक छोटी सी पैराग्राफ मैंने बनाया था कि मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, कि मैंने ये भी बातें करी थी कि 3 तरह से काम करते हैं। आइदर इट इज एक्सप्रेस्ड कि हमारा कंजंक्शन होता है, कि हमारा प्रेपो होता है, और कि हमारा कि हमारा जो पोजीशन को भी दिखाता है एस्ट्रोफियस भी होता है। आर यू गेटिंग ऑन टू? जस्ट इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी स्टेट। एक्चुअली ये हमारा एस होता है जो पोजीशन को दिखाता है। तो मैंने इसकी बातें करी। आज हम लोग बात किसकी करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे डमी सब्जेक्ट की। तो मैंने क्या कहा था कि जितने भी सेंटेंस हमारे बनते हैं वो या तो टेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं, सेंस में करते हैं, इन्फिनिटिव में करते हैं, इंपेरेटिव में करते हैं। क्लियर? एक्चुअली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इट और देयर। आज हम लोग बात किसकी करेंगे? इट और देयर की। किस तरह के सेंटेंसेस का डेवलपमेंट होता है इट और देयर के आधार पर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, व्हेनेवर इन आवर सेंटेंस और सब्जेक्ट इज एब्सेंट, either it or there is used as subject. What I stated? I stated that whenever in our sentence subject is absent, either it or there is used as subject. फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, when in our sentence और subject is absent, either it or there is used as subject. But here question is arising, in which condition can we apply it, in which condition can we apply there. किस कंडीशन में हम it का प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में हम there का प्रयोग करते हैं. Whenever in our sentence our subject is absent, it is a matter of time. When we express time, it is a matter of distance. When we express distance, when it is a matter of natural phenomena. And last, when it is a matter of not having sexual identification, in that condition it is used as subject. So मैंने what I said, मैंने यहाँ कहा कि हमारे it और there इसको dummy subject कहा जाता है. Dummy subject, it means verb is not agreed according to there, verb is agreed according to object, verb is agreed according to object. अब आप समझना कि जब भी हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो वहाँ पे हम या तो इट या देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं. मैं डिटेल में इसकी बातें, ग्रामर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं डमी सब्जेक्ट की बातें कर रहा हूँ. व्हेनेवर इन आवर सेंटेंस सब्जेक्ट इज एब्सेंट, हमारे 2 डमी सब्जेक्ट हैं, या तो इट है या देयर है, जिसका प्रयोग हम करते हैं. बट हियर क्वेश्चन इज अराइजिंग, इन विच कंडीशन वी कैन अप्लाई इट एज सब्जेक्ट, इन विच कंडीशन देयर इज अप्लाइड एज सब्जेक्ट. किस कंडीशन में हम देयर का प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में हम इट का प्रयोग करते हैं. व्हेनेवर इट इज द मैटर ऑफ नेचर, व्हेनेवर इट इज द मैटर ऑफ डिस्टेंस, टाइम, natural phenomena, not having sexual identification, in that case we can apply it as subject. मैंने क्या कहा कि जब भी हमारे सेंटेंस में हमारे टाइम को दिखाया जाए, हमारे डिस्टेंस को दिखाया जाए, हमारे नेचुरल फिनोमेना को दिखाया जाए, हमारे सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन की क्लियरेंस ना हो, वहाँ पे इट का प्रयोग हम किस में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं. और इट हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? डमी सब्जेक्ट है. मैंने कहा 9 बजे है. क्लियर? इट इज़ 9 बजे है. मैंने 9 बजे लिखा, 9 बजे है. मैं बात किसकी कर रहा हूँ? टाइम की. 10 किलोमीटर है. मैं बात किसकी कर रहा हूँ? डिस्टेंस की. आज बारिश हो सकती है. मैं बात किसकी कर रहा हूँ? नेचुरल फिनोमेना की, नेचुरल अकरेंस की. बट आई सेड,
I said when in our sentence our subject is absent and it is a matter of time, we have to express time, we have to express distance, we have to express natural occurrence, natural phenomena. In that case सब एक्चुअली इट बिकम्स सब्जेक्ट, वहाँ पे इट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। फिर से याद करना मेरे दोस्त कि जब भी हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एब्सेंट होता है और बात किसकी होती है, टाइम की होती है, डिस्टेंस की होती है, या बात नेचुरल फेनोमेना की होती है, तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, डमी सब्जेक्ट, इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, और इट वहाँ पे प्रयोग होता है, दैट इज कॉल्ड डमी सब्जेक्ट। क्लियर। और मैंने प्रीवियस क्लास में मेरा जो फर्स्ट वीडियो अपलोड मैंने किया था, मैंने उसमें बताया था कि सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस की जो अरेंजमेंट होती है, लिसन, जो हमारे सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, मैंने ये बात कही थी। सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आफ्टर सब्जेक्ट वी गो एट लास्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी सब्जेक्ट क्या है, इट है। मेरे को जाना कहाँ पे, लास्ट में। आफ्टर गोइंग एट लास्ट वी चेक कमिंग वर्ड स्पेसिफाइड और सेंटेंस। मैंने बताया था कि लास्ट में जाओ और लास्ट में जाने के बाद इस शब्द को देखो ये क्या है। अगर वो वर्ब है तो टेंस की बातें करेगा, इन्फिनिटिव की बातें करेगा, इम्पेरेटिव की बातें करेगा, या मॉडल की बातें करेगा। अगर वो नाउन या एडजेक्टिव है तो सिंपल प्रेजेंट की बातें करेगा और सिंपल पास्ट की बातें करेगा। याद रखना मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे वर्ब है तो ये टेंस की बात करेगा, सेंस की बात करेगा, इन्फिनिटिव की बात करेगा, और किसकी बात करेगा, इम्पेरेटिव की बात करेगा। क्लियर। टेंस हमारा फैक्ट है, सेंस हमारा इंटेंशन है, इन्फिनिटिव हमारा सेमी फाइनाइट, और इम्पेरेटिव हमारा क्या है, वो अ सेंटेंस दैट डिनोट्स एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन एज वेल एज एडवाइस, ये हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 100% सेंटेंस किस में एक्सप्रेस होता है, या तो टेंस में, सेंस में, इन्फिनिटिव में, या इम्पेरेटिव में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप देख सकते हो एकदम नॉर्मल वे है इसको फ्रेम करने का, कंस्ट्रक्ट करने का। कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगा मैं, 9 बजे हैं, मैंने क्या कहा, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, 9 बजे। ये बजे कोई एक्शन वर्ड है क्या? नहीं है ना भैया। ये कोई हैपनिंग है क्या? ये कोई पोजीशन है क्या? आंसर कम्स नो, इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट इज़ नॉट पोजीशन, इट इज़ स्टेट। यहाँ पे स्टेट हो सकता है। क्लियर। तो 9 बजे हैं, इट इज़, पहले मैंने क्या ले लिया, इट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज। इट के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, और ईज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे हैं। बजे है के पहले वर्ब नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे है के पहले वर्ब नहीं आ रहा है। इफ वर्ब कम्स वी विल टॉक अबाउट टेंस, वी विल टॉक अबाउट सेंस, वी विल टॉक अबाउट इन्फिनिटिव, और वी विल टॉक अबाउट इम्पेरेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? तो 9 बजे हैं प्लस इसको मैं नॉर्मली क्या बोल दूँ, ऑब्जेक्ट। तो 9 बजे हैं, क्या बना, इट इज व्हाट, 9 o'clock। 10 किलोमीटर है, इट इज़ 10 किलोमीटर। आज बारिश हो सकती है। अब सकना के लिए बातें हम लोग अलग करेंगे। आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी इज कमिंग हियर, इट मे रेन टुडे। इंग्लिश लिखी कैसे जाएगी, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। इंग्लिश जो हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। कैसे लिखेंगे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। Clear? What they said couple of moments back, I said couple of moments back that whenever in our sentence our subject is absent, either it or there is used as subject। मैंने क्लियर किया कि it का प्रयोग किस में हम करते हैं, to show time, to show distance, to show natural occurrence। क्लियर। आप लिख सकते हैं एक्चुअली it is used to show टाइम, डिस्टेंस और नेचुरल ऑकरेंस। और इंग्लिश चलती कैसे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। क्लियर। इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, 10 km, km means kilometer, it is 10 km, it may rain today। क्लियर। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन देयर। अब हम बात किसकी करेंगे, एक बात मैंने और भी कहा था कि whenever there is no sexual identification, in that condition it is used as subject।
जब हमारे सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है वहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा इट ही बनता है, डमी। डमी सब्जेक्ट इसको हम बोलते हैं। हु इज इट? इट इज़ राम, इट इज़ सीता, इट इज़ मोहन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है? इट है। हु इज एट द डोर? दरवाजे पे कौन है? हु इज एट द डोर? इट इज़ राम, इट इज़ सीता, इट इज़ मोहन। आर यू गेटिंग आंसर? यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? राम है, सीता है। आर यू गेटिंग आंसर? मैं यहाँ पे क्या सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन है? आंसर कम नो, देयर इज नो सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन। एंड whenever सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन इज नॉट क्लियर, जब हमारा सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होता है वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन बनता है? इट बनता है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन देयर। आज हम बात किसकी करेंगे? देयर की। देयर हमारा whenever, अगर ये चार कंडीशन को छोड़कर अगर हमें लोकेशन को दिखाना हो, पटना बिहार में है, इट इज़ पटना, या इट इज़ पटना इन बिहार, या देयर इज़ पटना इन बिहार। आर यू गेटिंग आंसर? सो whenever मैं सिंपल बातें करूँगा क्योंकि हमें फ्रेम करके लैंग्वेज की डेवलपमेंट करनी है। मैं अगर डिटेल जाऊँ तो इसका डिस्कशन लंबा है जो मैं कॉम्पिटिटिव के व्यू से डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी मैं केवल कम्युनिकेशन के व्यू से डिस्कस करूँगा, स्पोकन के व्यू से डिस्कस करूँगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देर का भी यूज करते हैं। मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है कि जब एक चीज़ को किसी चीज़ में दिखाई जाए तो वहाँ पे देर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। याद करना मेरे दोस्त, व्हेन समथिंग इज डिनोटेड इन समथिंग देर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। बिहार में समस्या है, अब समस्या को कहाँ पे दिखाया जा रहा है? बिहार में। भारत में गरीबी है, गरीबी को कहाँ पे दिखाया जा रहा है? भारत में। भारत में करप्शन है, करप्शन को कहाँ पे दिखाया जा रहा है? भारत में। मेरे घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर को कहाँ पे दिखा रहा है? मेरे घर में। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ों में दिखाई जाए, एक नाउन को दूसरे नाउन में दिखाई जाए, तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है? तो आंसर मिलता है देयर। देयर इज कॉल्ड डमी सब्जेक्ट, इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। For your kind information, noun or pronoun, it works as both work as subject or object, N or P. जब किसी भी सेंटेंस में when in any sentence N or P is not present, there is used either it or there is used as subject. These are called, both are called dummy subject. दोनों को dummy subject कहा जाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, कौन ऐसी सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब की एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट के आधार पे होती है? तो देयर इज सच, याद कीजिएगा, देयर इज सच अ सब्जेक्ट दैट्स वर्ब इज अग्रीड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। What I'm going to state, there is such a subject that verb is agreed according to object. If object is singular, verb is singular. If object is plural, verb is plural. मेरे कहने का मतलब है, there एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अग्रीमेंट यानी आने वाला उसका वर्ब, ध्यान देना, उसका आने वाला वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर प्रयोग किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा उसका सिंगुलर है तो उसकी वर्ब सिंगुलर होती है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वर्ब प्लूरल होती है। देखना मेरे भाई, यहाँ पे मैंने कहा एक लड़की है, मैंने कहा बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़की, मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे कौन लड़की है? मैं लड़की हूँ। इज इट गोइंग टू बी क्लियर? इफ इट इज गोइंग टू बी क्लियर, मैं लड़की हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा? सब्जेक्ट हो जाऊँगा। राम लड़की है तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक लड़की है तो सब्जेक्ट तो एब्सेंट है। And what I said that whenever in our sentence subject is absent, either it or there is used as subject. First I cleared that in which condition it is used as subject. I made it clear whenever it is a matter of time, it is a matter of distance, it is a matter of natural phenomena, it is the matter of not having sexual identification. वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा भैया? याद कर लो, इट बनेगा। लेकिन जब ये चार कंडीशन को छोड़कर, चार सिचुएशन को छोड़कर सब्जेक्ट एब्सेंट होगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा? देर बनेगा। अब मैंने पूछा कि एक लड़की है, क्या लड़की टाइम है भैया? तो नहीं,
क्या लड़की डिस्टेंस है? तो नहीं। क्या लड़की नेचुरल फेनोमेना है? नहीं। क्या लड़की की सेक्स क्लियर नहीं है? तो आंसर मिलता है यस क्लियर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? देयर बन जाएगा। व्हाट विल बी सब्जेक्ट हियर? आंसर कम देयर। इंग्लिश चलेगी कैसे? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग विच आई डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास एंड प्रूव्ड, जिसको मैंने लास्ट क्लास आई मीन इन फर्स्ट वीडियो आई जस्ट प्रूव दैट, मैंने उसको प्रूव किया कि इंग्लिश लिखी कैसे जाती है। कल मैंने लैंग्वेज भी प्रूव किया। अब मैं धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस पे बातें करूंगा और उसको फ्रेम करूंगा लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो देयर के बाद मैं जाऊंगा कहाँ? आप देख लेना, कंस्ट्रक्शन पहले बना लूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट एब्सेंट है, मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट जब एब्सेंट होगा सब्जेक्ट क्या बनेगा? या तो इट, नहीं तो देयर। यहाँ पे इट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पे कोई टाइम एक्सप्रेशनल नहीं है, डिस्टेंस एक्सप्रेशनल नहीं है, यहाँ पे नेचुरल फेनोमेना की अकरेंस नहीं है, यहाँ पे सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? देयर। जाएंगे कहाँ भैया? लास्ट में। लड़की क्या है? तो नाउन है। मैंने क्या कहा? डिसेंडिंग में अगर हमारा नाउन या एडजेक्टिव आ जाते हैं तो वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, एंड फॉर सिंपल प्रेजेंट वी कैन अप्लाई इज आर एम, फॉर सिंपल पास्ट वी कैन अप्लाई वाज वर। याद रखना। तो देयर के बाद यहाँ इज लगाऊंगा और आर लगाऊंगा। क्या एम लगाऊंगा भैया? तो आंसर मिलता है मत लगाओ सर, एम इज यूज्ड ओनली विद आई, क्योंकि एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। तो यहाँ पे फिर मैं दो तो ले लिया भैया, तीसरा क्या है? एक लड़की कैसी है? एक है, क्लियर, ऑब्जेक्ट हो गया। इस नाउन को मैं क्या बोलूँगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब आप सेंटेंस को फ्रेम करो। यहाँ पे आप इजीली फ्रेम कर दोगे। क्या होगा? देयर। अब देखो मैंने क्या कहा कि सभी सेंटेंस में वर्ब की अग्रीमेंट सब्जेक्ट के आधार पे होती है, बट जब भी देयर हमारा सब्जेक्ट का काम करता है उसकी अग्रीमेंट ऑब्जेक्ट के आधार पे होती है। अगर वो सिंगुलर है तो उसका आने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो उसका आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। आप देख सकते हैं देयर इज। अब देखो यहाँ पे इज क्यों लगाया? क्योंकि लड़की कितनी है? सब्जेक्ट तो मेरा देयर है, लड़की कितनी है? एक है। तो क्या लिखा? देयर इज गर्ल। क्लियर? मैंने कहा बहुत सारे लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज। मैंने क्या कहा कि हर सेंटेंस जो वर्ब की एग्रीमेंट ऑलमोस्ट वर्ब्स आर एग्रीड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर। और हमारा जितने भी प्रोनाउन है, इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये जितने भी प्रोनाउन हैं किसका काम करते हैं? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। जितने भी नाउन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, उनका नेचर क्या है? उनका नेचर है कि वो खुद में उनकी अपनी वर्च्यू होती है, अपनी नेचर होती है कि वो सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं। अगर वो प्लूरल होते हैं तो अग्रीमेंट प्लूरल करते हैं। अगर वो सिंगुलर अगर ही है तो उसकी नेचर कैसी है? सिंगुलर की है। अगर राम है तो उसका नेचर कैसा है? प्रॉपर नाउन का नेचर कैसा है? सिंगुलर का है। अगर वाटर है तो वाटर कैसा है? सिंगुलर का है। तो उसकी नेचर जैसा है वैसा उसका रिलेशन का डेवलपमेंट होता है। तो एज इट इज सब्जेक्ट लाइकवाइज इट इज वर्ब। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब होता है। लेकिन देयर में ऐसा नहीं होता है कि इसकी नेचर है कि ये अपने आप में गुणवत्ता लगता है वर्ब की अग्रीमेंट करने का। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसकी अपनी कुछ नेचर नहीं है कि ये खुद में सिंगुलर है, खुद में प्लूरल है। इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? तो आंसर मिलता है इसकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के आधार पे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा इसका तो इसका हमसफर जो होगा वो सिंगुलर होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसका हमसफर कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो किसके साथ ऐसा होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका हमसफर सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका हमसफर प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ऑब्जेक्ट के आधार पे इसकी हमसफर मिलता है, हमसफर मिलती है या मिलता है। तो हमसफर इसका मिलती है किसके आधार पे? ऑब्जेक्ट के आधार पे। इफ ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर वो भी सिंगुलर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लूरल वो भी प्लूरल। यू अंडरस्टैंड? मैं दूसरी कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। मैंने क्या कहा आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने क्या कहा कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दिखाई जाए,
एक नाउन को दूसरे नाउन में दिखाया जाए, या तो लोकेशन के सेंस में, लोकेशन के सेंस में भी कह सकते, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दिखाई जाए, वहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनता है, डमी सब्जेक्ट देयर बनता है। बिहार में भ्रष्टाचार है, अब करप्शन को कहाँ पे दिखा रहे हैं, लोकेशन कहाँ है, बिहार में। भारत में आतंकवाद है, आतंकवाद को कहाँ पे दिखा रहे हैं, भारत में। बिहार में गरीबी है, गरीबी को कहाँ पे दिखा रहे हैं, बिहार में। बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या को कहाँ पे दिखा रहे हैं, बिहार में। जब एक लोकेशन की हम यहाँ लोकेशन बता रहे हैं, तो लोकेशन के सेंस में व्हाट इज सब्जेक्ट ओवर देयर, मैंने क्या कहा, सिंपली मैंने एक बात कही आपसे, आप ये देख लेना कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दिखाई जाए तो वहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हमारा देयर बन जाएगा। मेरे पॉकेट में पैसे, पैसे को कहाँ पे दिखा रहा हूँ, पॉकेट में। पॉकेट भी नाउन है, पैसे भी नाउन। बिहार में गरीबी है, गरीबी को कहाँ पे दिखा रहा हूँ, बिहार में। बिहार भी नाउन है, गरीबी भी नाउन है। जब एक नाउन को दूसरे नाउन में दिखा दो, उसकी लोकेशन एक्सप्रेस कर दो, तो वहाँ पे सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट क्या बन जाएगा भैया, तो देयर बन जाएगा। मेरे घर में 10 मेंबर है, देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। बिहार में समस्या है, देयर इज प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। क्लियर? तो एक नॉर्मल है। इंग्लिश चलती कैसे है भैया, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। इंग्लिश हमारा असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग चलती है। क्लियर? जस्ट मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, सेकेंड स्टेज वाली। लोकेशन दिखा रहे हैं, बिहार में समस्या है या बिहार में गरीबी है। मैंने क्या कहा कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दिखाई जाए तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाता है, देयर बन जाता है। मैंने पहले क्या लिया, देयर। कहाँ जाऊँगा मैं, देख लेना भैया लास्ट। एक गरीबी क्या एक्शन वर्ड है, आंसर मिलते नहीं सर, एक एक्शन वर्ड नहीं है। जाना एक्शन वर्ड है, रखना एक्शन वर्ड है, ये भी स्टेट है। गरीबी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये नाउन सिंपली। अगर वर्ब नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई आवर ब्रेनिंग। अगर वर्ब नहीं है तो हम टेंस की बातें नहीं करेंगे, इन्फ्लेटिव की बातें नहीं करेंगे, सेंस की बातें नहीं करेंगे। हम बात किसकी, या इम्पेरेटिव की बातें नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की बातें करेंगे। तो मैंने क्या किया, देयर। उसके बाद है के लिए यहाँ पे मैं इसके पहले आने वाला शब्द गरीबी है, तो मैं क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी कैन अप्लाई वर्ब हियर। जो वर्ब हम यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट के आधार पे यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। क्लियर, समझ में आया भैया? तो इज है आ प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो भी हमारा प्रेपो है, यहाँ पे इन है, कहीं ऐड भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ नाउन प्रेपो कैन बी अप्लाइड। जैसा नाउन की पोजीशन होगी प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। तो देर यहाँ पे इन भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। फिर ऑब्जेक्ट में लगा दिया। देखो ना, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हो गए। और मैंने क्या कहा था कि किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बड़ा किसके आधार पे होता है, तो प्रेपोजिशन के आधार पे होता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे बड़ा होता है, प्रेपोजिशन के आधार पे बड़ा होता है। इंग्लिश बहुत आसान है, इसको आप एक फोबिया में मत जियो, ठीक है। बिहार में गरीबी है तो क्या लिखा, देखो ना, पहले क्या उठाएगा, 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा, देयर इज, गरीबी मीन्स पॉवर्टी या डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, गरीबी। मे का मतलब क्या, इन, कहाँ पे, बिहार। देर इज पॉवर्टी या देर इज डेस्टिट्यूशन इन बिहार। सेंटेंस इज कंप्लीटेड नाउ, हमारा सेंटेंस बन गया। क्लियर? अब हम बड़ी से बड़ी सेंटेंस को भी इसके आधार पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डस्टर, I hope so you may have written. Now I can express long sentence. We can express long sentence. We can form long sentence here.
सॉरी, भारत के कोने कोने में बेरोजगारी तथा बेरोजगारी है। अब ये थोड़ी सी बड़ी सेंटेंस है। एट फर्स्ट व्हाट कैन बी अप्लाइड, बेरोजगारी को कहाँ पे दिखा रहे हैं हम? भारत के कोने कोने में दिखा रहे हैं। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? एट फर्स्ट व्हाट कैन बी अप्लाइड क्या यूज करेंगे भैया? देयर। कहाँ जाएंगे? लास्ट में, या इसी आगे लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इज, क्योंकि बेरोजगारी ये वर्ब नहीं है। देयर इज व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। मे का मतलब इन, each and every, each and every, nook and corner। nook and corner का मतलब क्या होता है? कोने कोने। nook and corner क्या का इंग्लिश क्या हो? ऑफ nook and corner of India। What I have written here, there is unemployment in each and every nook and corner of India। nook and corner का मतलब क्या होता है? कोने कोने में। क्लियर? तो हमारी इंग्लिश चल कैसे रही है? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। पहले मैंने क्या लिया? सब्जेक्ट। आफ्टर देन बी आई जस्ट वेंट एट लास्ट में कहाँ चला गया? लास्ट में। लास्ट में जाने के बाद क्या है? बेरोजगारी। आप देख सकते हो है के लिए क्या लगाया? ईच। बेरोजगारी के लिए क्या लगाया? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। मे का इंग्लिश क्या हुआ? इन। प्रत्येक, भारत के कोने कोने। मैंने थोड़ा ये ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर को भारत के कोने कोने में, इन ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर का इंग्लिश क्या लिखा? ऑफ इंडिया। बन गया। कितना टाइम हो गया? देखते रहिए और सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। देन आई विल ऑल्सो बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड आई विल पे माई 100% डिवोशन एंड डेडिकेशन, माई एनर्जी। आई विल ऑल्सो एनर्जाइज माई सेल्फ एंड आई विल रन आफ्टर दिस। क्लियर? सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।